हेलो फ्रेंड्स, आज वाले के जो लेक्चर है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी एंड इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना उनको। ये वाला हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके हम यहाँ पे लगाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें देखें कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ आया है, आरआरबी जेई जो 2025 में हमारा जो सीबीटी 2 हुआ था ना, सीबीटी 2, उसमें शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें बोला है कि जैसे हमारे इस डायग्राम में दे रखा है कि जैसे कि द फाइंड द करंट आई फोर फ्लोइंग इन द सर्किट सो इन बिलो। इसमें आई फोर की जो वैल्यू है ना उसको हमको निकालना है, जो इस वाले सर्किट में दे रखा है। इसमें क्या है कि जैसे कि ये वाला आई वन करंट है वो एंटर कर रहा है, आई टू करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, आई थ्री करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, एंड आई फोर करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अब इस डायग्राम से देख के ये पता नहीं लग रहा आपको कौन सा वाला जो लॉ है जो इसमें एम्प्लाई हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क का इसमें हमारे पास दो लॉ होते हैं किरचॉफ के। एक होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ का नाम है केसीएल, ठीक है। एंड सेकंड लॉ है हमारे पास केवीएल। केवीएल लॉ जो होता है ना वो हमेशा कहाँ यूज होता है, मैथ एंड लूप में, ठीक है। और केवीएल केसीएल कहाँ होता है, नोडल में, ठीक है। और ये वाला केस हमारा कौन सा है, नोड का, क्योंकि एक नोड पे ये सारे जो इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट क्या है, आके मिल रही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है केसीएल का, ये होता है कि सम ऑफ द इंटरिंग करंट, सम ऑफ इंटरिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट के, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जो एंटर करने वाली करंट कौन सी है, आई वन एंड आई टू, ठीक है। तो आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या है, आई थ्री प्लस आई फोर, आई थ्री प्लस आई फोर, ठीक है। यहाँ पे आई वन की वैल्यू कितनी है, 2, एंड आई टू की वैल्यू कितनी है, 20। 2 प्लस 20 इक्वल टू 5 प्लस आई फोर। अब हमको आई फोर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे 5 को इधर भेज के अपन आई फोर की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 है, 22 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई फोर इक्वल टू 17 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 एम्पियर, सी वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें एक चीज और डिस्कस करते हैं। जो केवीएल है ना, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस कौन से वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। और केवीएल कौन से पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और केसीएल वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज मेजर्ड इन, जो पावर होती है ना इलेक्ट्रिकल की, वो किस में मेजर की जाती है। पावर इक्वल टू बी आई, या इसको लिख सकते हैं, अगर बी की क्या होता है, आई आर, अगर बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर, या बी स्क्वायर अपॉन आर, ये सब चीजें इसको इसके फॉर्मूलाज है, ठीक है। और किस फॉर्म में, वॉट की यूनिट क्या है, पावर की वॉट। अब यहाँ पे अपन देखें कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, वॉट एंड सेकंड। वॉट सेकंड किसकी यूनिट होती है, वॉट मतलब पावर, और सेकंड मतलब टाइम, इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट है ये वाली, तो क्या ये पावर की यूनिट है, नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, न्यूटन मीटर। न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की, एंड मीटर किसकी होती है, डी, डिस्टेंस पे। ये क्या होता है, वर्क। मतलब इतना फोर्स लगाने पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ डी डिस्टेंस डिस्प्लेस करता है, तो ये किसका है, क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो क्या यूनिट है ये पावर की है, नो। जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, ये कैंसिल। तो इस पावर की यूनिट क्या है, वॉट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आया है आरआरबी जेई 2025 शिफ्ट 1 में, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी इन इंडक्टर इज गिवन बाय, जो एनर्जी है ना इंडक्टर की वो दे रखी है इसमें, कि एल क्या है, इंडक्टेंस, आई क्या है, करंट, एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और यू है परमेबिलिटी ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द कॉइल, एंड फ्लक्स क्या है, फाई, ठीक है। ये दे रखा है। अपन को इसका फॉर्मूला पूछा है किसका, इंडक्टर का, कि इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब चीजें गिवन होने के बाद अपन ने देखा कि जैसे हमारे पास एक कोई कोर थी, कोर के ऊपर अपन ने क्या एक कंडक्टर को लगा दिया है, ठीक है। ये वाला, ये कंडक्टर को लगा दिया, टर्न्स के फॉर्म में कॉइल लगा दी, ठीक है। तो कॉइल्स की जो ये क्या है, लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है, लेंथ होगी एल, ठीक है। या एल मान ले, या इसको कैसे मान ले, ये एल होगी। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारे पास, ए हो गया, ठीक है। इसके नंबर ऑफ द टर्न्स क्या होते हैं, एन। और फ्लक्स, एक इसकी परमिलिटी कांस्टेंट होता है म्यू। एंड यस में जो फ्लो फ्लक्स फ्लो हो रहा है करंट की वजह से, जो कॉइल्स में क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
चेंज ऑफ करंट की वजह से, तो इसमें क्या होगा, ये +5 होता है। तो इसका जो अपने देखा है कि जो अपने पास इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि एन, जो इंडक्टर होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के। इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इंडक्टर का, एल इक्वल टू म्यू एन फाई, एन स्क्वायर फाई अपॉन एल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आंसर क्या है इसका, ए, म्यू एन अच्छा एरिया का फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, तो एनर्जी stored in the inductor is given by L is inductance, I is current, N number of the turns of the coil, A cross area of the cross section, mu permeability और phi क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कोर ले लिया हमने, कोर के ऊपर हमारे पास कोई कॉइल है जिसको अपने बाउंड कर दिया। अब इसमें कुछ इसकी कुछ लेंथ है L। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया है A, और जो अपने पास इंडक्टर होता है ना, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, मतलब जो अपने पास नंबर ऑफ द टर्न्स के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टर। और जो इंडक्टर है ना, क्या बोलते हैं, जो लेंथ होती है ना उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन जो इसको निकालेंगे, और म्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू, मतलब परमेबिलिटी। अब यहाँ पे देखा कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंडक्टर का, एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, अब म्यू की जो वैल्यू है ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर होता है। ठीक है, ये होते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी और ये होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 4 पाई 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, इनको डायरेक्ट याद, इसकी वैल्यू को जो डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, म्यू नॉट के। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हमारे 22 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सेल्फ इंडक्टेंस है ना एल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पूछा है इसमें क्वेश्चन में। तो इसका डायरेक्टली जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कि जो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका फॉर्मूला एन फाई अपॉन आई है। ठीक है, एन फाई अपॉन आई है। कैसे जनरेट हुआ, जैसे कि अपन पास एक वो लिया अपन पास सिंपल वायर। ठीक है, सिंपल वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, वो काफी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वाले जो अपन पास कंडक्टर है, इसको किसके फॉर्म में रख दिया अपन पास, टर्न्स के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे। तो इसमें जब करंट फ्लो करेंगे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसी फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जो आई होता है ना, करंट आई, वो किसके जैसे कि एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स, मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स, मतलब करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ द टर्न्स जितने होंगे, फ्लक्स उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसको कैसे लगे, एन फाई इक्वल टू एल आई, तो आई एल को लिखेंगे तो एन फाई अपॉन आई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है किसका, इंडक्टेंस का। तो अपने पास जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ द टर्न्स एंड फ्लक्स के। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है, फ्लक्स एंड करंट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो, ये तो फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स के है। सेकंड, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, नो, करंट फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स एंड नंबर ऑफ द टर्न्स, यस। तो आंसर क्या है इसका, सी, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। If 5 microfarad capacitor are connected in parallel, then net capacitance क्या होगा। जैसे कि 3 कैपेसिटर है जो किसमें पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे कि एक कैपेसिटर ये रहा, सेकंड कैपेसिटर ये रहा, थर्ड कैपेसिटर हमारे पास ये है। ठीक है, और तीनों की वैल्यू कितने, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या पूछा हमसे, नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पैरेलल वाले केस में, कैपेसिटर के अंदर पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर दे रहे होते हैं, वो क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं।
C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर ये होता हमारे पास सीरीज में तो कैसे लिखते सी नेट को, वन अपॉन सी नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर ये सीरीज वाले केस में होता है, ये पैरेलल वाले केस में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो डायरेक्टली ऐड करेंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 माइक्रो फैरेड। तो आंसर क्या है इसका, सी। और ये क्वेश्चन कब आया था, आरआरबी जे 19 सितंबर 2019 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ करंट लॉ केसीएल इज द फर्स्ट लॉ दैट डील विथ कंजर्वेशन। कौन से कंजर्वेशन पे डील करता है, कौन सा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, लीनियर मूवमेंट पे, मोमेंटम पे, मास पे या चार्ज पे। देखो किरचॉफ के दो ही लॉ होते हैं, एक होता है हमारे पास फर्स्ट, फर्स्ट वाला कौन सा होता है, केसीएल, और किस वाले कंजर्वेशन पे बेस होता है, ये चार्ज कंजर्वेशन पे। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास किरचॉफ का केवीएल लॉ। केवीएल किस पे वर्क करता है, कंजर्वेशन पे, एनर्जी पे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, चार्ज। ठीक है, ये आया दो आरआरबी जेई 19 सितंबर 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी। मतलब ये बोल रहा है कि 10 ओम का रजिस्टर है ये वाला, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये प्लस हो गया माइनस, ये 10 ओम और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट है। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें वाले सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, तो इतना कितना बी और ये कितना आई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इसमें करंट फ्लो होता है बी और माइनस आई, तो इसमें आई करंट जा रहा है, तो ये इसको बी कितना हो जाएगा, बी इन दोनों का बी, जो 10 का आई और 10। ठीक है, ये हो गया। और इस वाले का कितना 12, तो कैसे लिख सकते हैं, 12 इधर से एंटर मतलब लीव कर रहा है तो प्लस टर्मिनल से, 12 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस टर्मिनल से, माइनस से लीव कर रहा है तो माइनस 10 आई। ठीक है, इक्वल टू 0। तो आई को निकालेंगे तो 12/10 इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। और ये आया है 4 जून 2025 री एग्जाम में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एसआई यूनिट वर्क इज, एसआई यूनिट की वर्क की एसआई यूनिट क्या है और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, उन चीज को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ बोला है पहले ऑप्शन में कि वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट पावर की, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड देखो न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, पावर की, फोर्स की। ठीक है, और ये किसका, यहाँ पे न्यूटन का फोर्स का है, और ये वर्क का है, क्या वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी। ठीक है, तो न्यूटन एंड मीटर होता है, इसको और क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, दो तो एलिमिनेट हो ही गए। अब बचे हमारे पास सी एंड डी। तो जूल यहाँ पे भी है, जूल यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं सी एंड डी। बट अब यहाँ पे देखो एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की यूनिट कभी न्यूटन होती है, नहीं, एनर्जी की यूनिट होती है या तो जूल या वॉट। एनर्जी को या तो पी टी या तो जूल वॉट सेकंड लिख सकते हैं, या डायरेक्टली क्या बोलते हैं अपने पास जूल लिख सकते हैं या आर्क लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, सी। और ये भी आरआरबी जेई में 2025 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर का। The internal resistance of ideal voltage source and ideal current source respectively are in। जैसे कि हमारे पास देखते हैं कि आइडियल, जैसे कि एक तो प्रैक्टिकल बनाते हैं अपन। ठीक है, प्रैक्टिकल सोर्स, ये हमारे पास एक वोल्टेज है और वोल्टेज के सीरीज में कनेक्ट करते हैं हमारे पास एक रजिस्टर। ये हमारे पास प्रैक्टिकल सोर्स होगा, ये आर होगा यहाँ पे, और ये हमारे पास वोल्टेज भी है। ठीक है, ये हमारे पास एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में हम क्या लगा ले रहे हैं, एक रजिस्टर। हमको ये आइडियल लेना है, मतलब इसमें लॉसेस क्या होनी चाहिए, लॉसेस, लॉसेस होने चाहिए इसमें जीरो। लॉसेस जीरो कब होंगे, जब हमारा रजिस्टर एलिमिनेट होगा। अब रजिस्टर कब हट सकता है यहाँ पे, अगर हम सीरीज में कोई भी रजिस्टर है उसको हटाना है, तो आर की वैल्यू अगर जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो आइडियल केस में, वोल्टेज के आइडियल केस में आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। अगर इसको हटाना है तो ये कब हट सकता है, आर की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। तो आइडियल केस में अगर हम आइडियल करंट सोर्स में, तो अगर आर की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए तो आइडियल बन जाए आर की वैल्यू इन्फिनिटी। तो जीरो है। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कि किरचॉफ करंट लॉ इज फर्स्ट लॉ दैट डील विद द कंजर्वेशन ऑफ, किसके साथ डील करता है ये। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जैसे आरआरबी जेई 2019 में सेकंड में। ठीक है, तो अपने पास अपने किरचॉफ लॉज को देखा है हमने, किरचॉफ के कितने लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं। ठीक है, किरचॉफ के एक तो होता है केसीएल जो होता है फर्स्ट लॉ, एंड एक होता है केवीएल जो होता है हमारे पास सेकंड लॉ। ठीक है, ये सेकंड लॉ है और ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ। ये कौन सा वाले कंजर्वेशन पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एंड सेकंड लॉ हमारा बेस कौन से वाले कंजर्वेशन बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नेटवर्क एलिमेंट दैट कैन बी सेपरेट फिजिकली फ्रॉम ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोलेंगे? जिन जो वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अपने पास नेटवर्क के एलिमेंट होता है आर एल एन सी, उनको फिजिकली अलग अलग कर सकते हैं, वो वाले कौन सा वाले उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? हमारे पास दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नेटवर्क और एक होता है हमारे पास लम्प्ड नेटवर्क नेटवर्क। जो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का नेटवर्क होता है ना, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी, वो आती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो आरएलसी होते हैं ना, उनको अलग अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, वो मिक्स रहती है। बट जब फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूटेड में। बट हमारा जो लम नेटवर्क होता है ना, उनमें आरएलसी जो भी नेटवर्क के जो एलिमेंट है ना आरएलसी, इनको अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं, किसमें? लम्ड नेटवर्क में। तो इसका आंसर क्या होगा? लम्ड, ए ऑप्शन, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये वाले सर्किट को और कैसे निकल लिख सकते हैं? ये वाला जो सर्किट है ना, वो कौन सा है हमारे पास? करंट करंट सोर्स। ये कौन सा है? करंट सोर्स। करंट सोर्स। करंट सोर्स में ही क्या होता है, जो हमारे पास ये अपने पास आई होती है, और इसके अक्रॉस में क्या लगा होता है? रजिस्टर, आर एन। ये अपने पास है, अपने पास आई कोई भी है ना, ये रजिस्टर होगा। अगर इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं? ये अपने पास वोल्टेज सोर्स कैसे लगता है? प्लस माइनस, ये होता है बी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये अपने पास वोल्टेज सोर्स होता है सीरीज में। ये पैरेलल में लगे होते हैं करंट सोर्स में, और सीरीज में लगे होते हैं किसमें? अपने पास वोल्टेज सोर्स में। अगर इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? बी कैसे निकाल सकते हैं? बी इक्वल टू आई और आर। आई कितना है यहाँ पे? 2, जो भी उसमें आई दे रखा है ना, वही आई होता है, सेम होता है, ठीक है। और आर कितना है यहाँ पे? 5। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट, ठीक है। और आर की भी जो वैल्यू होती है ना, वो सेम वैल्यू होती है जो अपने हमारे पास करंट सोर्स में होता है, वही सेम ही रजिस्टर किसमें होता है? वोल्टेज सोर्स में। या वोल्टेज सोर्स में होता है, वही सेम रजिस्टर किसमें होता है? करंट सोर्स में, सेम चीज, ठीक है। तो इसका कितना जाएगा? 5 ओम। ये तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 वोल्ट इन सीरीज विद 5 ओम, ठीक है। आंसर क्या है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे। इफ 5, 10 एंड 15 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन कंबाइंड रजिस्टर इज, अगर हमारे पास 3 रजिस्टर है, ठीक है, और 3 रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो इसमें बोले कि अगर उसको आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने पैरेलल दो हमारे पास ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ठीक है, इसको दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, एक तो सीरीज में और एक कर सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। सीरीज में जो होता है अपने पास, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है? आर नेट कितना होता है? R1, सब जितने भी रजिस्टर होंगे उनको जोड़ देंगे, R2, R3 डॉट डॉट आर एन तक, ठीक है। अगर ये सारे रजिस्टर इक्वल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एन आर, ठीक है, किसमें? सीरीज में। जबकि जो पैरेलल होता है ना, उसमें आर नेट को कैसे लिखते हैं? 1/r net इक्वल टू 1/r net इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट आर एन तक, ठीक है। आर एन, अगर इसको सारे जो रजिस्टर है R1 R2 R3 सब वैल्यू उनकी बराबर वैल्यू इक्वल वैल्यू है, तो इसको इक्वल वैल्यू पे इक्वल वैल्यू ऑफ रजिस्टर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आर नेट को, आर नेट को लिख सकते हैं हमारे पास आर अपॉन एन, ठीक है। ये हो गया। अगर अब यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर है, तीनों की वैल्यू अलग अलग है, सेम वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज को, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं, पहले इसको यहाँ पे अब 3 रजिस्टर है, कितने पैरेलल में? 3, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का, एक है 15 ओम का, ठीक है। तीनों पैरेलल में, इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है, 5, 10 एंड 15, ठीक है। अगर तीनों पैरेलल है, तो आर नेट इक्वल टू कैसे लिखेंगे? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। तीनों इस वाले को सॉल्व करना है, तो कैसे ले सकते हैं? इनमें एलसीएम ले सकते हैं ना अपन नीचे। एलसीएम क्या लेंगे इसमें? ऐसा है जो तीनों में जाएगा, तो वो है 30, ठीक है। इस वाले में अगर कट करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6, 3 एंड 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9 एंड 2 11, 11/30। अगर इसको आर नेट मतलब 1/r नेट है ना, तो इसको आर नेट के बराबर करना है, तो आर नेट कैसे लिखेंगे? इसको ऊपर भेजते 30 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, तो कितनी बार कटेगा ये? 2.73 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर डी, ठीक है।
अब देख लिया, अगर आर पैरेलल में होता तो ये, अगर ये तीनों सीरीज में होता है ये क्वेश्चन, तो सीरीज में तो तीनों को सिंपल ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता 15, दोनों 5 + 10 15, 15 + 15 कितना 30। अगर सीरीज वाला केस होता है ये तीनों, तो अपने पास क्या आता ओम रजिस्टर कितना होता है 30 ओम, और अगर पैरेलल वाला केस है तो कितना है 2.73। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विद, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ना किसके साथ कंसर्न करता है। किरचॉफ में जैसे कि हमारे पास किरचॉफ लॉ एक तो है लूप पे बेस होता है, लूप लूप फॉर्म होना चाहिए, है ना। कि ऐसे जैसे कि अपने पास एक रजिस्टर, ये अपने पास एक वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पे कोई रजिस्टर है, यहाँ पे कोई रजिस्टर है, यहाँ पे कोई रजिस्टर दे रखा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स दे दिया। ठीक है, ये दे दिया हमारे पास, ये R1 हो गया, या R2 हो गया, या R3 हो गया, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि मतलब जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना उसमें कितने बेस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कितनी बेस बन रही है, कितने लूप बन रहे हैं, एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक पूरा दोनों में ये हो रहा है। अब ये किस किस चीज पे है, एक तो वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड कर रहा है ना वोल्टेज ड्रॉप पे, मतलब जब करंट अगर हमारे यहाँ से कुछ सप्लाई होगी आई करंट, तो आई करंट जो I1 में जाए R1 में जाएगी, तो यहाँ से कुछ ड्रॉप होगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ड्रॉप पे। और यहाँ पे जो कुछ बैटरी है, ये वाली जो वी क्या है हमारे पास, बैटरी ईएमएफ। ठीक है, क्या है बैटरी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक तो क्या है बैटरी में, और आई आर क्या है ड्रॉप, ये दोनों चीजें। तो ये किस पे डिपेंड करेगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बोथ ए एंड बी, मतलब आई आर ड्रॉप एंड बैटरी ईएमएफ, जो सर्किट से हमने देख लिया है। ठीक है, और इस पे कौन सा वाला कंजर्वेशन बेस होता है, जो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेकंड लॉ है अपना किरचॉफ का, ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स रेस्पेक्टिवली क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर वोल्टेज प्रैक्टिकल में, तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स कैसे होता है, प्रैक्टिकल यहाँ लग लिए, यहाँ पे कुछ रजिस्टर होगा, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये आर और ये आई। और करंट मतलब प्रैक्टिकल करंट कैसे होता है, ये करंट सोर्स होगा, इसके पैरेलल में कुछ रजिस्टर होगा, ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स। अगर हमारे पास इसको आइडियल बनाना है, मतलब इसके लॉसेस है ना उनको जीरो करने, लॉसेस को जीरो करने, और लॉसेस आई आई ड्रॉप लीजिए कब होगी, जब रजिस्टर हमारा हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे सीरीज में रजिस्टर कब हटेगा, जो रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, जीरो। रजिस्टर की जीरो वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा ओपन। तो कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स कब बन सकता है, जब आर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और आइडियल करंट सोर्स कब बन सकता है, जो आर की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ये वाला हमारा आरआरबी के क्वेश्चंस पे भी आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब रजिस्टर नहीं है, आइडियल में बात करें तो रजिस्टर, ये हमारे पास वोल्टेज दे रखा प्लस माइनस, ये भी दे रहा, इसके ही सीरीज में हमने क्या करना, कनेक्ट कर दिया हमारे पास एक आइडियल करंट सोर्स, ये कनेक्ट कर दिया आपके पास आइडियल करंट सोर्स। इस कॉम्बिनेशन में क्या चीज इफेक्टिव होगी और क्या चीज इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा सीरीज में जो कोई भी सीरीज में ये वाला एलिमेंट लग रही है सीरीज में, ठीक है, यहाँ सप्लाई जा रही है, तो सीरीज में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन रहती है, वो ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। सीरीज के अंदर अगर नंबर ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड है, तो इनका वोल्टेज तो अलग अलग होगा, V1 V2 V3 कुछ भी है, वोल्टेज अलग अलग होगा, बट इनका करंट क्या होगा, सेम। तो सीरीज में इफेक्टिव कौन होती है, करंट। तो इसमें क्या होगा, ये अगर दो वोल्टेज और करंट सोर्स लगे हैं तो इसमें इफेक्टिव कौन है, करंट सोर्स। बट हमारे जो पैरेलल वाला केस देखते हैं हम यहाँ पे, पैरेलल वाले केस में देखते हैं, ये तो हमारा सीरीज वाला केस है। सेम चीज, अगर ये वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, इसके पैरेलल में क्या दे रखा है, करंट सोर्स। ठीक है, ऐसे। तो हमने यहाँ चीज देखी कि पैरेलल में हमारे पास एक सोर्स होगा ये वाला, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर हो गया, दो रजिस्टर हो गया, तीन रजिस्टर हो गया, सबका करंट तो अलग अलग है, I1 I2 I3, बट इनका वोल्टेज कितना है, सेम। तो इसमें इफेक्टिव क्या है, वोल्टेज। तो इसमें यही चीजें हम बोलिए कि अगर सीरीज दे रखा है तो इफेक्टिव कौन है, करंट। और अगर पैरेलल देखिए तो इफेक्टिव कौन है, वोल्टेज। ये याद रखना, अगर पैरेलल में कोई वोल्टेज भी दे रखा है ना, उसका कोई महत्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि वोल्टेज उस टाइम पे वो जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज सोर्स, वही उसका मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो वोल्टेज है ना कि करंट है। ठीक है, जैसे कि सीरीज में अगर वोल्टेज दे रखा है तो उसमें इंपॉर्टेंस कौन होता है, करंट होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन क्या है, हैज द सेम प्रॉपर्टी एज करंट सोर्स अलोन। इसकी प्रॉपर्टी जो अगर दोनों ऐसे दे रखे तो उसकी प्रॉपर्टी किसके ज्यादा अलोंग कैसे करेगी, करंट सोर्स के। बात सही है, हैज द सेम प्रॉपर्टी एज वोल्टेज सोर्स। क्या ये अगर ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, नहीं, क्योंकि ये कैसे वर्क कर रहा है, करंट पे। पूरे अगर सीरीज में है तो हर जगह करंट क्या होगी, सेम होगी।
हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स विच हैज हायर वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी प्रॉपर्टी करेगी, मतलब अगर 5 और मतलब वोल्टेज और करंट में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिजल्ट इन द ब्रांच बिंग रिडंडेंट, मतलब इनको रिडंड कर सकते हैं, यस इसको रिडंडेंट कर सकते हैं कैसे, इसको कैसे, अगर प्लस अगर इन दोनों को ऐसे लिख रखा है तो इसको सोर्स को हमेशा सेम भी लिख सकते हैं, मतलब अगर प्लस माइनस वोल्टेज और एक करंट सोर्स दे रखा है तो उनको रिडंडेंट करके हम क्या लिख सकते हैं, ओनली करंट, अगर सीरीज में है तो, अगर पैरेलल में है तो उसको रिडंडेंट करके किसको लिख सकते हैं, ओनली वोल्टेज को। इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ विल बी इन फेल इन केस, किरचॉफ किस वाले लॉ में फेल हो जाता है, ठीक है। किरचॉफ लॉ किस पे काम करता है, इसकी कुछ जो है ना क्या बोलते हैं, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। किरचॉफ को लीनियर एंड नॉन लीनियर में अप्लाई हो सकता है, नॉन लीनियर में, ठीक है। किरचॉफ एक्टिव में भी यूज कर सकते हैं किरचॉफ को, एंड पैसिव में भी कर सकते हैं। किरचॉफ को टाइम वेरिएंट में भी कर सकते हैं और इनवेरिएंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। किरचॉफ को ओनली ओनली लम्प्ड में करते हैं, नेटवर्क की बात करें इसको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में यूज नहीं करते, किसको, किरचॉफ लॉ को। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमारे पास रूल को फॉलो नहीं करता, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क। और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ लम्प्ड नेटवर्क को तो फॉलो करता है, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का जो नेटवर्क है ना उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए, ओके। किरचॉफ लॉज विल बी फेल इन केस, ये किरचॉफ के कोई से भी रोल हो, केवीएल हो या केसीएल, इस वाले लॉ को फॉलो नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन नोडल एनालिसिस द नेटवर्क ऑफ एन नोड, एक नोडल एनालिसिस में नेटवर्क कितने नोड्स है, एन नोड, द नंबर ऑफ स्टेबिलिजेशन इक्वेशन टू बी सॉल्व गेट द नोन, मतलब ये है कि नोडल एनालिसिस में जो इक्वेशन लिखते हैं, नोड इक्वेशन ऑफ नोडल एनालिसिस, इक्वेशन ऑफ नोडल एनालिसिस इक्वल टू क्या होती है, एन माइनस वन, एन माइनस वन। और फिर दूसरा हमारे पास क्या, एक तो नोडल एनालिसिस होता है, दूसरा कौन सा, मैस, मैस में कैसे लिखते हैं, मैस इक्वेशन ऑफ मैस एनालिसिस, उसकी क्या होती है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बी माइनस एन प्लस वन, बी क्या है, नंबर ऑफ द ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये एन क्या है, नंबर ऑफ द नोड, नोड, ठीक है। ये दोनों केस अब तुमने देख लिए, नंबर नोडल नोडल वाले केस में इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, एन माइनस वन, मतलब नोडल माइनस वन, ठीक है। और मैथ्स में कैसे निकाल सकते हैं, बी माइनस एन प्लस वन, ठीक है। ये वाले दोनों केस देख लिए। अगर हमारे केस में ये बोलते हैं कि ड्यूअलिटी फॉर्म को, अगर मैथ्स और जो नोडल होता है वो ड्यूअलिटी होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे कि नोडल एंड मैथ्स एक दूसरे की अगर मैथ्स से नोडल में ये वाला ड्यूअलिटी फॉर्म है, ड्यूअलिटी फॉर्म में क्या इक्वेशंस क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है ड्यूअलिटी में, ठीक है। ड्यूअलिटी में ये कंडीशन है, इसको याद रखना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे नोडल की इक्वेशन क्या होती है, माइनस वन इक्वल टू कितना होता है, बी माइनस वन प्लस वन, मतलब इस वाले नोडल मतलब ड्यूअलिटी में मतलब होता है कि दोनों की जो नोडल इक्वेशन है ना वो क्या होगी, इक्वल होंगी। तो एन माइनस वन इक्वल टू वी माइनस एन प्लस वन। बट यहाँ तक अब तुम तो यहाँ रख लेना, दोनों की इक्वेशन याद रखना, मेस की और नोडल की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इन द सर्किट सो विच हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है, चार देखे इनमें से जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सर्किट कंटेन ए सुपर मैस, इसमें सर्किट में क्या है, एक सुपर मैस है। सेकंड, अब इसकी इक्वेशन देखो, आई टू को कैसे लिख सकते हैं, आई टू यहाँ पे इधर से आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से क्या कोई क्या आ रही है, आई वन करंट आ रही है, उसको कैसे लिख सकते हैं, आई टू माइनस ये आई टू प्लस सिक्स इक्वल टू, उसके अपोजिट में आई वन आ रही है ना, आई वन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई टू को, आई टू इक्वल टू आई वन माइनस सिक्स, ठीक है, ये वाला। तो ये वाली इक्वेशन है, ये करेक्ट नहीं है। सेकंड वाली है 20 वाली बोल देख रही है वाली, तो इसको अगर अपने ये वाली लॉस में देख रहे हैं तो ये प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला,
नोडल मेथड ऑफ सर्किट इज बेस्ड ऑन, नोडल जो मेथड है ना सर्किट का वो कौन कौन से लॉज पे बेस है। तो नोडल का तो अपन ने बताया ना, नोडल किस पे बेस है, नोडल को नोडल किसी नोड पे ले रहे हैं, जैसे कि ये नंबर ऑफ द एलिमेंट है वो कनेक्टेड है और यहाँ पे नोड। अब इस नोड पे क्या है कि इस नोड पे अपन इसका वोल्टेज अज्यूम करते हैं कुछ भी, ठीक है। और ये जिस वाले वोल्टेज को तो अज्यूम करते हैं बी, और इस वाले को क्या करते हैं रेफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है रेफरेंस नोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन कौन सा लॉ कर रहा है, नोडल में क्या होता है करंट इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के। तो कौन सा लॉ होता है, एक तो केसीएल प्लस, और यहाँ पे कोई भी रजिस्टर होगा तो उसमें कुछ करंट बी ड्रॉप होगा, आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप मतलब कौन से लॉ होता है वो ओम्स लॉ, ठीक है। तो कौन से लॉ को फॉलो करती है, केबीएल केसीएल एंड ओम्स लॉ को। तो आंसर क्या है इसका बी। और जबकि हमारा मेथड आता है मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स हमेशा किस पे बेस होता है, मैथ्स होता है हमारा केसीएल केबीएल सॉरी केबीएल प्लस ओम्स लॉ पे, ठीक है। दोनों को याद रखना साथ में, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे प्रीवियस मतलब आगे और नेक्स्ट एग्जाम्स में कि नोडल मेथड है वो कौन से लॉज पे फॉलो करता है, तो वो होता है केसीएल एंड ओम्स। अगर मैथ्स की बात करेंगे तो केबीएल प्लस ओम्स है, ठीक है। और कभी हमें एक चीज है यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते हैं कि नोडल में नोडल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो चीज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक प्लस माइनस यहाँ पे ले लिया हमने 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर लिया 2 ओम का, एंड ये कोई रजिस्टर है यहाँ पे कितना 2 ओम का, एंड एक यहाँ पे रजिस्टर ले लिया अपन पास, ठीक है। ये लिया है 5 ओम का, ठीक है। अब हमको पूछा है कि इसको नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इसमें नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे, इसमें नोड कितने हैं, एक नोड तो ये रहा और एक नोड ये रहा। नोड क्या होता है जिसमें 2 एंड मोर देन 2 ब्रांचेस आके मिलती है एक पॉइंट पे, वो होते हैं नोड। तो इस वाले पॉइंट पे आके जो ब्रांचेस मिल रही है इसका कुछ वोल्टेज होगा, अपन को अभी वोल्टेज पता है नहीं पता, तो इस वोल्टेज को अज्यूम कर लो, बी वोल्टेज अज्यूम कर लो, इसको क्या कर लेंगे बी अज्यूम, ठीक है। और जो यहाँ पे होता है लास्ट वाले में इसको बोलते हैं रेफरेंस, इसको ग्राउंड लेंगे, ठीक है। रेफरेंस तो इसका वोल्टेज कितना होता है 0 वोल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं, हमने अपने जो अपने नोडल में देखा कि करंट है ना हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो एक इधर से जा रहा है I1 सपोज, ठीक है, और I2 इधर जा रहा है, और I3 इधर जा रहा है, ये I2 हो गया, ये हो गया I3। तो इसको कैसे नोडल में कैसे लगा सकते हैं, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो इसको लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक ठीक है। अब इसमें जब अपन I1 लिखेंगे तो I1 इधर से कुछ हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल में वोल्टेज कितना आ रहा है 5, तो 5 तो यहाँ तक वोल्टेज कितना है, या इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है बी, तो 5 माइनस बी अपॉन रेजिस्टर कितना है 2, ठीक है। रेजिस्टर कितना है 2 इक्वल टू I2 की बात करेंगे, I2 में कितना है, इस वाले में I2 है तो V वोल्टेज है, और V वोल्टेज यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है 0, तो V माइनस 0 अपॉन कितना है 2 प्लस, है ना, ये दोनों V, और यहाँ पे दोबारा ये किस पॉइंट पे आके मिल रहा है इस पे, तो ये कितना 0, तो V माइनस 0 अपॉन 5, ठीक है, ये लिख लिया। अब इस ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हम बी की वोल्टेज बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि 5 माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पे दोनों को एलसीएम ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 5b प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। अगर इससे कट करेंगे हम इसको तो 5 बार कट गया ये, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसको डी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको 25 माइनस 5v इक्वल टू 5 और 5 और 2 का कितना जाएगा 7 भी, ठीक है। अगर ये माइनस वाला साइन इधर चला जाएगा ट्रांसफर कर देंगे तो अपन वोल्टेज भी निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 12 वोल्ट, और वोल्ट निकालना है 25 अपॉन 12 तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 01 करके, है ना। अपना वोल्टेज आ जाएगा इस पॉइंट का। ये होता है हमारे पास कौन सी वाले फॉर्म में इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसमें नोडल वाली में, ठीक है। और कभी हमारे पास नोडल आगे जो थ्योरम्स पढ़ेंगे ना उसमें नोडल के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे हर जगह, तो उसके लिए ये चीजें डिस्कस की है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये वाला। इस पॉइंट में हमें आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर इन ओम में निकालनी है। तो यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है कितना 100 वोल्ट, इस जगह पे अपने पास रजिस्टर कितना दे रखा है 10 ओम, ये रजिस्टर कितना है 10 ओम, यहाँ पे आर पूछा है, और यहाँ पे एक क्या बोल दी दे रखा है हमारे पास करंट दे रखा है। तो हमें इस चीज से हम देख नहीं सकते कि यहाँ पे अपन नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। मतलब ये मानो नोडल में कि इधर से कोई करंट आ रही होगी, एक करंट आउट गोइंग गई और एक करंट इधर मान लो, इसको अपन सिंपल नोड मान लो जिसका वोल्टेज भी मान लो, इसको रेफरेंस मान लो जहाँ पे 0 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें अगर नोड लगाएंगे तो इनकमिंग करंट ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, जो I3 कितनी है 2 एम्पियर, ठीक है।
अब यहाँ पे अपन लगा सकते हैं इस चीज को, और इसको कैसे निकालेगा, अगर यहाँ पे इसका वोल्टेज निकाला प्लस माइनस कोई वोल्टेज होगा बी आर, तो बी आर क्या होगा आई थ्री, जो भी आई कितना है, आई थ्री कितनी है यहाँ पे 2, तो आई थ्री मल्टीप्लाई आई, तो अपन पास जब अपन पास यहाँ पे बी का वोल्टेज निकाल लेंगे, जो वोल्टेज बी का होगा वही वोल्टेज यहाँ पे देखो, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है पैरेलल में ये टर्म्स है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, जो 10 वोल्ट का जो भी वोल्टेज आएगा 10 का कितना वोल्टेज होगा, जो भी वोल्टेज होगा, तो जितना बी होगा उतना ही अपने पास इस टर्म जो आर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, आर के अक्रॉस वोल्टेज को पुट कर देंगे, और आई थ्री अपन को दे रखा है तो हम क्या क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चीजें यहाँ लिखेगी, जैसे कि अगर यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाया, ये I1 है, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। ठीक है, तो इनका केसीएल लॉ लगा रहे हैं, केसीएल लॉ, तो इसमें I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, और I3 कितना है हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है, I1 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कितना है 100, तो 100 माइनस ये कितना अज्यूम करा था यहाँ पे V वोल्ट, तो V अपॉन रेजिस्टर कितना है 10 इक्वल टू I2 का कुछ दे नहीं रखा है, तो I2 को लिख सकते हैं V माइनस कितना सोर्स नीचे वोल्टेज कितना लोअर पोटेंशियल 0, तो V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टर कितना 10 प्लस ये कितना दे रखा है 2। ठीक है, सिंपल यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 100, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं दोनों को, और 10 को दोनों साइड भाग मतलब डिवाइड कर दो, 10 माइनस बी अपॉन 10 इक्वल टू बी अपॉन 10 प्लस 2, ये हो गया है ना, ये कट जाएगा 0 0, तो ये हो जाएगा 10, और ये वाला 2 है इधर, इसको इधर भेज दो तो माइनस 2 हो जाएगा, और इसको माइनस बी अपॉन 10 को इधर भेज दो, तो बी अपॉन 10 प्लस बी अपॉन 10 इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बी अपॉन 10 इक्वल टू 8। अगर इसको कट करना है अपन को, तो ये कैसे 5 से कट कर सकते हैं, तो बी वोल्टेज कितना आ जाएगा अपने पास 8 पंजे 40 ओम, 40 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 40 वोल्ट अपने पास क्या आ गया वोल्टेज। ठीक है, अब हमारे पास ये देख लिया कि इस वाले टर्मिनल यहाँ का वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, तो यहाँ का टर्मिनल क्या होगा 40 वोल्ट, तो यहाँ का टर्मिनल 40 वोल्ट होगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको 40 इक्वल टू आई थ्री आर, आर निकालना है अपन को, और आई थ्री की वैल्यू कितनी देखिए 22। ठीक है, 2 एम्पियर, तो इससे अगर 2 को से डिवाइड कर देंगे 40 को, 40 अपॉन 2 इक्वल टू आर, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 40 अपॉन 2 इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हो जाएगी 20 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी। ओके, और ये सारे क्वेश्चन है ना हमारे जो पहले के प्रीवियस ईयर और जो हमारे पास मॉक टेस्ट है ना उनके क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द करंट इन ए एलिमेंट व्हेन द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट, चार्ज कितना एलिमेंट में कितना एंटर कर रहा है, qt इक्वल टू 20 e माइनस 2 t c क्या है कूलम, मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होती है कूलम। ठीक है, अब उनको पूछा है करंट आई को कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, मतलब जो चार्ज होगा ना उसको डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल सकते हैं करंट। ठीक, करंट डिफरेंशिएट करके हम करंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास चार्ज कितना है देखा है, आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और क्यू कितना दे रखा है, क्यू की वैल्यू 20 e की पावर माइनस 2 टी, और ये कूलम तो है ये। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 तो कॉमन है, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो 20 को बाहर ले लेंगे, तो 20 डी अपॉन डी टी e की पावर माइनस 2 टी हो गया। ठीक है, अब इसको e की पावर माइनस 2 टी को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं 20, और ये ऊपर इसकी टर्म जो होगी e की पावर ये तो सेम रह जाएगी 2t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये काला कैसे हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा आगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा माइनस 40 e की पावर माइनस के 2t, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 40 e की पावर माइनस 2 एम्पियर 2t एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है आई की वैल्यू, तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास, ए वाला नहीं, बी वाला यस, ये वाला नो। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन, अगर कभी ये क्वेश्चन हमारे पास आए आगे प्रवेश वाले कोई भी एग्जाम में, तो अपने नेक्स्ट एग्जाम्स में ये आएंगे, तो ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पुट किया लिया है वहां से मॉक टेस्ट से। ठीक है, नेटवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला, इसमें क्या दे रखा है,
डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड या t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में। एक सेकेंड टाइम कितना है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में आपके पास चार्ज कुछ एंटर कर रहा है। इफ द करंट पासिंग द टर्मिनल, करंट कितना पास कर रहा है टर्मिनल से, I इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस t एम्पियर। ठीक है, ये अपने पास चार्ज है, मतलब करंट है, और ये टाइम इतने टाइम बीच में है। अपन को पूछा चार्ज, चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, आई क्या होता है, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब पहले तो हमको करंट पूछा था तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था, अब पूछे हमें चार्ज, चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई डी टी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, अगर दोनों साइड से इनको डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेशन करा, दोनों साइड को इंटीग्रेशन करा, तो चार्ज कितना जाएगा, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, वो डी हट जाएगा। अब इस जगह पे आई की जगह आई की वैल्यू पुट कर देंगे, और रेंज कितनी है, ये टाइम की रेंज होती है, जो भी टाइम माइनस इन्फिनिटी से टाइम माइनस प्लस इन्फिनिटी जो दे रखी है होती है हमारे पास रेंज, और यहाँ कितनी दे रखी है 1 से 2। ठीक है, तो रेंज ले लिया एक तो 1 से 2, और आई की वैल्यू क्या दे रखी है 3t स्क्वायर माइनस टी डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, दो से मतलब मल्टीप्लाई करें 3t स्क्वायर डी टी, 1 से 2 माइनस 1 से 2 टी डी टी, मतलब ये डी टी है ना, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन माइनस साइन रहा है। ठीक है, अब इनका दोनों का इंटीग्रेशन करा हमारे को, तो कितना हो जाएगा 3, इसका टी स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है किसी भी स्क्वायर का, टी एन का डी टी के साथ में, तो इसमें कैसे डी एन कैसे लिख सकते हैं, टी एन प्लस 1, ये टर्म जो है ना वो ऊपर वाली ऐड हो जाएगी अपॉन एन प्लस 1, ये अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर कोई एन पावर दे रखी है, तो टी एन प्लस 1 मतलब जो पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा एन प्लस 1, जो भी अपन ऐड करके जो आया ना वो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे एन 2 को, तो 1 ऐड करके कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 1। ठीक है, और ये वाले टर्म को कैसे लिखेंगे अपन, टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 से 1 ये हो गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, अगर टी के ये से 1 से ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, और इसको लिख सकते हैं 2 का 8 मतलब हाई टर्मिनल हाई पोटेंशियल से, तो हाई ये वाला हाई कितना जाएगा, टी 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और ये 1 हो जाएगा, ये कोष्टक में 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कोष्टक में कितना हो जाएगा टी स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया, तो 7 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 2। ठीक है, 3 अपॉन 2 इसको कट करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 1.5, इसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 5.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 5.5 कूलम, आंसर 4। ठीक है, ओके। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। एक्टिव एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होते हैं, एक्टिव वो एलिमेंट होते हैं जो हमें करंट या वोल्टेज सप्लाई करते हैं, या हमें सप्लाई करते हैं जनरेट करते हैं। उसके एग्जांपल होते हैं करंट सोर्स, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, बट करंट या वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज सोर्स, जनरेटर और ट्रांसमीटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, ये वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के, कंसीडर बोथ टुगेदर द कॉम्बिनेशन विल बी, कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ये बोला है कि सीरीज में हमेशा क्या देखते हैं कि सीरीज में कौन सा इफेक्टिव होगा करंट सोर्स को, तो ये इसका दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, जैसे कि ये वोल्टेज प्लस माइनस कॉम्बिनेशन वी है, और ये प्लस और ये टर्मिनल ऐसे करके ये आई, तो ये इसको रिडंडेंट कर सकते हैं, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, सिंपल इन दोनों को ऐसे देखा है ना, इसको सिंपल लिख सकते हैं अपन माइनस ये वाला, ये टर्म लिख सकते हैं, इसको रिडंडेंट करके ये टर्म लिख सकते हैं, बट कैसे ये रिड्यूस होके क्या बनी है, रिडंडेंट बन के क्या बना है, ये कांस्टेंट करंट सोर्स बनाया ना ये, तो ये इसका टर्म ये आएगा। अगर ये चीजें दूसरा दे रखी, अगर दोनों पैरेलल होती प्लस माइनस, और ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास आई,
तो इस वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, इस जो करंट है ना इसको रिडंडेंट कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज होता है सब में इक्वल होगा, तो दो इक्वल टर्म है ना उसको ही यहाँ पे अपन लेंगे, ठीक है, वो इफेक्टिव है। तो इसको रिडंडेंट करके इस वाले फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस वी, ये वाला, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनको याद रखना। अगर सीरीज में दे रखा है तो रिडंडेंट वोल्टेज रिडंडेंट होगा, पैरेलल में दे रखा है तो वोल्टेज रिडंडेंट मतलब हटना, रिमूव होना, ठीक है। और अगर पैरेलल में दे रखा है तो कौन कांस्टेंट होता है, करंट, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज को तो लेंगे और करंट के अलग अलग है तो करंट को रिडंडेंट मतलब रिमूव कर देंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी एलिमेंट इज रिडंडेंट इफ कनेक्टेड इन। अब ये चीज जो अपन ने डिस्कस की है कि अगर सीरीज में वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स दे रखा है तो क्या रिडंडेंट होगा, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओनली करंट की तरह। अगर पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल में सोर्स है तो पैरेलल में करंट वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं, तो इसमें वोल्टेज सोर्स तो सेम रहेगा और करंट सोर्स क्या होगा, रिडंडेंट मतलब हट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज विथ आइडियल करंट सोर्स, मतलब ये बोल रहे हैं आइडियल करंट सोर्स सीरीज में है ना, वो रिडंडेंट होगा, नहीं। पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स, पैरेलल में आइडियल करंट सोर्स है वो रिडंडेंट होगा, यस। मतलब पैरेलल में, ये पैरेलल वाला केस है, इसमें अगर दे रखा है बी और आई दे रखा है तो क्या रिडंडेंट है, क्या हटाएंगे अपन, अपन करंट सोर्स को हटाएंगे, तो ये वाला हटाएंगे। तो इसका आंसर एक तो ये हो गया बी ऑप्शन। सीरीज विद आइडियल वोल्टेज, सीरीज में अगर वोल्टेज भी देखा है करंट भी देखा है, क्या रिमूव करेंगे, वोल्टेज सोर्स को। तो सीरीज विद आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये तो इसका आंसर आएगा वी एंड सी। तो आंसर नंबर सी, ये वाला थर्ड नंबर आंसर आएगा इसका, ओके। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास यहाँ पे सिंबल दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सिंबल प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस सिंबल दे रखा हो तो मतलब वोल्टेज है ये, ठीक है। Vx कुछ भी मान लेंगे इसको। ये है करंट का सिंबल, अगर ये वोल्टेज मतलब करंट का वोल्टेज का होता है तो कैसे होता, प्लस माइनस की टाइप में, है ना। और ये यहाँ पे किसका है, यहाँ पे सिंबल ऐसे एरो का है तो ये है करंट का। तो ये कौन सा सोर्स होता है, सोर्स कौन सा है, ये वाला सोर्स देखो तो सोर्स बताओ, सोर्स कौन सा है, ये है करंट सोर्स, ठीक है। और कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, मतलब जो टर्मिनल अलग से निकलते हैं ना उनके द्वारा कंट्रोल होता है, ये कौन से टर्म किससे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज से। वोल्टेज, वोल्टेज डिपेंड बोल सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल बोल सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल या वोल्टेज डिपेंड, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल मतलब करंट से कंट्रोल हो रहा है, नहीं, ये किससे हो रहा है कंट्रोल, वोल्टेज से। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स बोल सकते हैं, नहीं है, तो सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स है, तो दोनों में से हो सकता है। अब ये आगे वाले जो टर्म्स दे रखी है ना, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हमारे पास है ही नहीं है, वो करंट सोर्स है, तो क्लियर होगा कि या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। करंट तो सोर्स है बट कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से, ठीक है, कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। और ये और भी क्वेश्चन, ये और किन किन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये 4 टाइप के और भी होते हैं, देखो इस चीज को यहाँ डिस्कस ही कर लेते हैं एक बार हम, कितने टाइप के कंट्रोल होते हैं सोर्स में। जैसे कि एक दे रखा होता है ये वाला प्लस माइनस, और यहाँ पे टर्मिनल दे रखा होता है हमको, यहाँ दे रखा है ये एरो, और ये दे रखा आई, ठीक है, एरो के साइन करके आई दे रखा होता है। सोर्स कौन सा है, पहले देखो सोर्स देख लो, सोर्स से क्या होगा, कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अगर हमें दे रखा होता है ये वाला प्लस माइनस, और यहाँ से टर्मिनल्स निकले होते हैं दो, और ये वोल्टेज है, तो मतलब ये सोर्स तो कौन सा है, वोल्टेज, बट कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से। यहाँ पे सोर्स कौन सा है, वोल्टेज, बट कंट्रोल किससे हो रहा है, करंट से। तो इस वाले को बोलेंगे अपन, ये ऊपर वाले इस वाले को करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये वाले केस को बोलेंगे, जैसे ये वाला दे रखा है हमने, इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल कौन सा हो रहा है, करंट से, वोल्टेज सॉरी, तो उसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या दे रखा था कि सोर्स कौन सा है, करंट का, और कंट्रोल का है वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अगर यहाँ वोल्टेज की जगह एरो दे रखा होता तो क्या लिखते हैं इसको, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो गलत क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला। अब ओके, ये वाले क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि एक एरो बन रहा है ये वाला, मतलब करंट जा रहा है, और कंट्रोल किससे हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनल क्या, कंट्रोल टर्मिनल क्या है ये,
वोल्टेज के। तो क्या बोल रखा है इसमें, ये दे रखा है कि एक तो वोल्टेज टर्मिनल दे रखा है यहाँ पे प्लस माइनस बी डी इक्वल टू आर आई सी, ठीक है, ये दे रखा है। और करंट दे रहा है ये वाला। इसको क्या बोलेंगे तुम कि सोर्स तो कौन सा है, वोल्टेज, पर कंट्रोल किससे हो रहा है, किससे कंट्रोल हो रहा है, करंट से। तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये कौन सा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहाँ पर है, देख के डायग्राम देख के पता लगना चाहिए कि सोर्स जो दे रखा होगा यहाँ पे, जो भी सोर्स दे रखा होगा वो सोर्स होगा। तो यहाँ पे सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और कंट्रोल जहाँ पे ये एरो में दे रखा है, यहाँ पे एरो दे रखा है तो मतलब करंट वाला है, और अगर प्लस माइनस टर्मिनल दे रखे होते तो वो वोल्टेज वाला होता है। तो वोल्टेज सोर्स है तो इसको, और कंट्रोल कैसे, करंट से, तो इसको क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये वाला जो हमने डिस्कस भी किया था आगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ एलिमेंट शो इन द कैरेक्टर। लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं, जब अपने पास आई एंड वी का जो ग्राफ है ना वो लीनियर होता है, ठीक है, ये वाला लीनियर। और अगर ये वाले केस में अगर दोनों लीनियर है तो इसमें क्या है, ये इधर भी लीनियर होना चाहिए, पूरा लीनियर है तो मतलब जो ओरिजिन से इधर पास हो रहा है ना तो लीनियर। तो लीनियर या तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है पूरी लाइन तो वो लीनियर है, या अपने पास सेकंड से फोर्थ में जा रही है तो हमारा सोर्स क्या है, लीनियर है, ठीक है, एलिमेंट हमारा क्या है, लीनियर है, ठीक है। अब बट यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ये तो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ये इधर जा रहा है, तो क्या ये लीनियर होगा, नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब सेकंड बात हमारी हमारे पास सोर्स की, कि ये एक्टिव सोर्स है या पैसिव सोर्स है, ठीक है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन कब करते हैं हम, जब हमारे पास जो पावर है ना, जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू अगर दोनों साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव होगी और इसमें पॉजिटिव, अगर दोनों साइड में पॉजिटिव स्लोप होगा तो हमारा सोर्स कौन सा होगा, पैसिव सोर्स होगा। अगर हमारे कोई से भी स्टैंड पे एक स्लोप की वैल्यू प्लस और माइनस हुई, कहीं पे भी माइनस स्लोप हुआ तो हमारा सोर्स कौन सा होगा, एक्टिव स्लोप होगा। तो देखो अगर इसमें स्लोप देखो, स्लोप इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आई, ये माइनस आई, ये पॉजिटिव वी और माइनस वी, ठीक है। इसका स्लोप क्या होता है, आई अपॉन बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, जो आउटपुट साइड अपॉन इनपुट साइड, तो आई अपॉन बी, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, माइनस में माइनस आई, और इनपुट क्या है बी में, तो ये वी हो गया, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अगर हमारा स्टैंड किसी भी स्टैंड में हमारा स्लोप क्या नेगेटिव हुआ तो हमारा सोर्स कौन सा होगा, उसको क्या सोर्स बोलेंगे, एक्टिव सोर्स। तो ये इनमें से बी और सी और डी में से कौन सा सोर्स है हमारे पास, एक्टिव सोर्स, ठीक है। अब तक ये देख लिया, अब यूनिलेटरल की बात हो रही है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल में मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है, मतलब कोई भी सोर्स, वो उसके अपोजिट क्वांट जो भी लाइन जा रही है ना, और अगर अब वो सेम सिमेट्रिक अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल। अगर वो अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक नहीं है तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। तो क्या ये उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में है, क्या ये इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में, नहीं, तो इसको बोलते हैं यूनिलेटरल। तो वी सी और ई बोलेंगे इसको आंसर। तो आंसर क्या है इसका, ए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, what will be the equivalent capacitance of parallel combination of four capacitor having equal value of capacitance C। मतलब चार कैपेसिटर है, उनकी वैल्यू किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनको पैरेलल में कनेक्टेड करने के बाद उसको और सबके जब सारे कैपेसिटर है ना उनकी वैल्यू क्या है, सीसी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, ओके, एक कैपेसिटर ये हो गया C1, ये C2, ये C3, ये हो गया हमारे पास C4, ठीक है, चार कनेक्टेड है, ये लिया, दो टर्मिनल्स हो गए, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमने सी नेट निकाल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, ब्रीफ, कि जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होती है ना, क्या होती है, एक तो सीरीज में होती है और एक होती है पैरेलल में, ठीक है। जब सीरीज में होती है तो हमारे जो कैपेसिटर सीरीज में होंगे ना तो उनको कैसे लिखेंगे, 1/c नेट, जैसे कि हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टर लग रहे थे, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस ऐसे, ठीक है। बट हमारे पैरेलल में है तो उनको कैसे डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो C1 C2 C3 ऐसे। अब यहाँ पे चार कैपेसिटर है, चारों ही क्या है, इक्वल है, तो उसको क्या लगेंगे, 4C, ठीक है। ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा आपके पास, 4C, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कैपेसिटर इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ एवरी कैपेसिटर। तो ये तीनों चारों को जोड़ दिया, इक्वल थे सारी वैल्यू, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4C, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर, दो कंडक्टर, जैसे हमारे पास कंडक्टर ये वाला, कंडक्टर्स के एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक वन और ये वन डैश, ठीक है, इन दोनों के बीच में अपन को वोल्टेज निकालना है बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर इस पर करंट कितनी फ्लो हो रही है 3 एम्पियर, एंड बोला है कि इस कंडक्टर का क्या कंडक्टेंस कितना है 0.3 महो। अब एक चीज यहाँ डिस्कस करो कि अगर वोल्टेज कैसे निकालते हैं, बी इक्वल टू आई आर, क्या हमें आर दे रखा है नहीं दे रखा, बट क्या हम आर निकाल सकते हैं, यस। कैसे कि अपने पास जो कंडक्टेंस होता है ना वो क्या होता है जी अपॉन 1 अपॉन आर होता है, ठीक है। अगर हमारे जी की वैल्यू दे रखी है आर की निकालनी है तो क्या इधर भेज के इसको इधर भेज के आर नहीं निकाल सकते, आर इक्वल टू 1 अपॉन जी हो जाएगा, और जी की वैल्यू कितनी देखिए 0.3 हो जाएगा, इसको 0 0 हटा देंगे, ठीक है 10/3, ठीक है, क्या है हमारे पास आर की वैल्यू, ठीक है। अब आर की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट कर दिए, आई कितना 3 और 10 3 से 3 कट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 वोल्ट, ठीक है। आंसर क्या आएगा ए, ओके। और ये आया हमारा क्वेश्चन एसएससी जे 2018 में शिफ्ट 1 में, तो आंसर ये हो गया, ओके। अब ये चीज छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे, जैसे कंडक्टेंस है, इसका अपोजिट क्या होता है रेजिस्टर होता है, या रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है कंडक्टिविटी, ऐसे ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी वो तुम याद रखेंगे साथ साथ, और ये डिस्कस हम किया है थ्योरी पोर्शन में। अब हम दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर व्हेन चार्ज स्टोर्ड, मतलब क्यू पूछा है इसमें, ठीक है, पूछा क्या है क्यू, व्हेन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है सी इक्वल टू 0.01 मिली फैराड, ठीक है, तो मिली फैराड को कैसे लिखते हैं 10⁻³ ठीक है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कैपेसिटर, और बी कितना दे रखा है अपन को 20 वोल्ट, और क्या पूछा क्यू, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, क्यू इक्वल टू सी वी, सी है ना, दोनों की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो डायरेक्ट निकल जाएगा 0.01 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन 20, 2 पॉइंटों को हटा दो यहाँ से, तो 2 पॉइंट हटा दिए, तो ये अगर 10⁻² लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं, ऊपर जाएंगे 10⁻5 चले जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, तो इसको क्या लिख जाएंगे 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है। अगर इसमें से एक को हटाएंगे इसमें से, ठीक है, एक को हटाएंगे तो इसमें दे रखा है मिली में दे रखा है तो -3, और 10⁻² को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे 100 से, और 10⁻³ मिली कूलाम तो दे रखा है, ये हो गया, तो इससे ये कट जाएगा, तो 0.2 मिली कूलाम, तो 0.2 मिली कूलाम आंसर कौन सा है ए, ओके। दोबारा से एक बार देख लो, दोबारा से, मतलब इसमें मिली कूलाम में पूछा है, मतलब मिली कूलाम में पूछा है, तो मतलब इसकी जो है ना मिली, इसको सेम रखने दो, तो मतलब 0.01 मल्टीप्लीकेशन 20 और मिली कूलाम आएगा डायरेक्ट, है नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे कि इसको अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मिली कूलाम, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ओके। ये वाला देख लो, फेराडे वैल्यू 0.01 मिली फेराडे, और इसको 0.01 10⁻³ फेराडे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना तरह का 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देन आंसर आ जाएगा 0.2 मिली फेराड, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन देखा है हमारे पास, two inductance 1 Henry and 3 Henry are connected in parallel, the equivalent inductance क्या होगा, जैसे कि इसमें दो इंडक्टेंस दे रखे हैं, एक ये मतलब इंडक्टेंस ये है, एक इंडक्टेंस ये है, कभी भी इंडक्टेंस को निकालना होता है अपन को पैरेलल में, तो कैसे निकालते हैं, जैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज में, रेजिस्टर को निकालते हैं सीरीज पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में जो रेजिस्टर निकालते हैं, पैरेलल रेजिस्टर कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टर को कैसे निकालते हैं R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये कैसे निकलता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लिया R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1, अगर इनको ऊपर भेज देंगे, जैसे R इक्विवेलेंट दिखना है ना, तो इसको ऊपर, इसको कैसे निकल सकते हैं, इनको मतलब क्या बोलते हैं 1 अपॉन को ऊपर भेज देंगे इन्वर्स करके, इन्वर्स करेंगे तो कैसे हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज, और ये जो R इक्विवेलेंट निकल रहा है ना, सेम हमारा होता है क्या L इक्विवेलेंट, तो L इक्विवेलेंट में क्या 1 है यहाँ पे और 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, L इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन दोनों को जोड़ दिया 4 हो जाएगा, 3/4 आंसर आएगा इसका।
आंसर क्या है आपके पास 3/4 हेनरी। ओके, और यूनिट ऑफ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है? देखिए, इज नॉट एप्लीकेबल डीसी सर्किट, सेमीकंडक्टर, रेजिस्टर, एसी सर्किट। तो ओम्स लॉ कहाँ नहीं होता? सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। कैसे? इसमें देखो, B इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट होता है, B अपॉन आई क्या होता है? आर कॉन्स्टेंट। Current is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. This linear relation between V and I does not apply to all metallic conductor या semiconductor. ये कहाँ लिमिटेशन है इसकी? मेटेलिक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में। तो हमने डिस्कस थ्योरी पोर्शन पढ़ा था, तो हमने देखा था ये चीजें। और ओम्स लॉ कहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होता? नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे पास? जेनर डायोड ट्रांजिस्टर, वो हमारे पास नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। वहां पे भी ये अप्लाई नहीं होता। और दूसरा सेमीकंडक्टर मेटालिक कंडक्टर होता है, वहां भी ये यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी होती है रो। आर क्या होता है हमारे पास? म्यू एल अपॉन ए। ठीक है, एल की यूनिट होती है मीटर, और इसकी एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और आर की होती है ओम। ठीक है, ये देख लिया। अपन को पूछा है इसकी, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू ए अपॉन एल इक्वल टू रो। ठीक है, आर की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, अपॉन इसकी हो जाएगी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आंसर क्या जाएगा? ओम मीटर, आंसर ए। ओके, अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 वॉट लाइट बल्ब हैज करंट। एक तो 60 वॉट का कोई लाइट बल्ब है जिसका करंट कितना है? 0.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट, इसके अंदर से बह रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें बोल रहा है कि जब इतना करंट जा रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो क्या ये मतलब करंट फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना कैसे लिख सकते हैं? क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, अब ये इसका फॉर्म है, इसको ये दे रखा है, तो इसको आप लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये देख लो, करंट दे रखा है आपके पास, क्यू को और क्या लिख सकते हैं? एन ही लिख सकते हैं। अपन को पूछा क्या? ई, ये पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये, इसका वैल्यू कितनी होती है? एन इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19, और आई कितना दे रखा है? 0.5, और कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए, मल्टीप्लाई 1 सेकंड। ठीक है, अगर हमको इसकी वैल्यू पूछनी है तो ये वाले को इधर भेज देंगे, 0.5 अपॉन 1.6 10⁻19, तो इसको जब कैलकुलेट करके वैल्यू निकले तो 3.1 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आंसर क्या है इसका? बी। ओके, ओके, ये देखते हैं। इफ पावर ऑफ 100 watt, पावर ऑफ 100 watt इज बीइंग सप्लाइड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200, मतलब पावर दे रखी है कितना? 100 watt, और वोल्टेज डिफरेंस दे रखा है V इक्वल टू 200 वोल्ट, और क्या पूछिए? हमें करंट पूछिए। तो P को कैसे ले सकते हैं? बी आई, और ये दे रखा है, ये दे रखा है, आई पूछा है, तो P अपॉन V इक्वल टू आई हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी है अपने पास? P की वैल्यू है 100, एंड आई की B की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब इधर B की कितनी है? 200 वोल्ट। ये कट जाएगा तो कितना जाएगा? 1/2। 1/2 को क्या लग सकते हैं? 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर इसकी आप क्वेश्चंस की जो आप पीडीएफ चाहिए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ की लिंक दे रखी होगी, वहां जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके।